IVM। पंजाब के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस को मिली संजीवनी बूटी और अब टूर्नामेंट में बाहर होने की आस उनकी अभी नहीं है टूटी। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे मुंबई इंडियंस को मिले उस ऑक्सीजन की जिसके दम पर वो टूर्नामेंट में तो बने हैं, लेकिन टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा अभी उनके ऊपर से खत्म नहीं हुआ है। बात दिल्ली की पहली हार की करेंगे। फेज 2 में पहली बार उनको हार का सामना करना पड़ा और साथ ही बात यूएई की पिचेस की भी करेंगे, क्योंकि कल डबल हेडर जरूर था लेकिन डबल धमाका देखने को नहीं मिला। क्योंकि पहला मैच आप याद करें तो सिर्फ 127 रन बनते हैं, दूसरे मैच को अगर आप याद करें तो सिर्फ 135 रन बनते हैं। यानी कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है इस आईपीएल सीजन 14 में रन बनाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्या बल्लेबाजों का खराब शॉट सिलेक्शन है जिसकी वजह से रन नहीं बन रहे, या पिच का लगातार धीमे होते जा रहा है जहां पर गेंद फंस कर आ रही है और आप बड़े शॉट्स नहीं खेल पा रहे? क्योंकि अगर पिछला सीजन आप याद करें तो रनों की बरसात देखने को मिल रही थी, लेकिन इस सीजन में न तो रनों की बारिश हो रही है, ना ही बड़े बड़े शॉट्स खेले जा पा रहे हैं। इक्का दुक्का इनिंग्स को अगर आप छोड़ दें तो ज्यादातर बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात मंगलवार को खेले गए दूसरे मुकाबले की कर लेते हैं, क्योंकि ये मुकाबला कई लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था। भारत के कई खिलाड़ी इस टीम में खेल रहे थे, खासतौर से मुंबई इंडियंस की टीम की हम बात करें। ईशान किशन को ड्रॉप करने का फैसला रोहित शर्मा ने लिया, ये एक बड़ा कदम था। और उसके बाद जिस तरह से सौरभ तिवारी, भारी भरकम सौरभ तिवारी आया और उन्होंने मैच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पारी खेली, और उसके बाद हार्दिक पांड्या के जो कैचेस छूटे उससे मुंबई इंडियंस मैच जीतने में कामयाब रही। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज निखिल भाई हमारे साथ हैं, अयाज सर हमारे साथ हैं। निखिल भाई, वो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर का, उसको अगर हम क्रिकेटिंग भाषा में बदल दें तो एक कैच की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ तो एक कैच का मामला नहीं, दो दो कैच का मामला हो गया है। एक कैच तब छूटा जब हार्दिक पांड्या को स्टार्ट भी नहीं मिला था, और दूसरा तब छूटा जब मैच ही हाथ से निकल गया उस कैच की वजह से। जी देखिए, और खास तौर से जब ऐसे बड़े खिलाड़ी के कैच आप दो दो जीवन दान देंगे, दो दो मौके देंगे तो आपको बड़ी जोर से वो आके हर्ट करेंगे। और हार्दिक पांड्या एक ऐसे बल्लेबाज है, इतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे और एक इनिंग्स चाहिए थी उनको। अब वो चाहे जीवन दान के तहत चलती आए, अब वो लय में आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये जितने भी बड़े खिलाड़ी होते हैं खराब फॉर्म से जूझ रहे होते हैं, उनको एक इनिंग्स चाहिए होती है वापस फॉर्म में आने के लिए। और वो कल उन्होंने मुकाबला जिता दिया। उसके बाद जिस तरीके से उनका बैट का फ्लो चल रहा था, वो अलग अंदाज में खेल रहे थे। पोलार्ड जिस तरीके से अंत में बल्लेबाजी कर रहे थे, आने वाली टीमें जितनी भी हैं वो अब उनके लिए परेशानी का सबब बनेगा। हार्दिक पांड्या जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, 135 137 रन पंजाब किंग्स, ये पिच उतनी खराब नहीं थी राजीव भाई जितनी लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ 135 137 रन बने हैं। कुछ खराब शॉट्स खेले, कुछ अच्छी गेंदबाजी रही, कुछ बढ़िया कप्तानी रही, लेकिन 150 160 के आसपास का स्कोर बनाना चाहिए था पंजाब। अया सर, आप कैसे देखते हैं? क्रायन पोलार्ड के एक ओवर ने मैच को बदल दिया, जहां पे 2 विकेट ले गए केएल राहुल का, और उसके बाद क्रिस गेल आउट हुए, 2 विकेट निकल गए। वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जहां से मुंबई वापस होती है नजर आई। आपको लग रहा है ओवरऑल पंजाब का जो अप्रोच था मैच को लेके वो बेहद खराब था, जिसकी वजह से, और अक्सर हमने देखा है कि जब क्रंच सिचुएशन आती है पंजाब की टीम अक्सर बिखर जाती है। देखिए, मेरे ख्याल से पंजाब के साथ ये प्रॉब्लम रहा है राजीव, के जब भी प्रेशर ज्यादा बढ़ जाए जी, कोप नहीं कर पाती है। और ये पिछले लास्ट मैच में भी हमने देखा, केएल राहुल ने सही बताया मैच के अंत में कि उनका टोटल होना चाहिए था 170 के करीब। तो जैसा निखिल ने कहा कि पिच को आप बहुत ज्यादा उसके ऊपर अटेंशन ना दें, क्योंकि उस पिच में रन्स थे। ये अलग बात है कि दोनों ही टीम्स ने बैटिंग इतनी सही नहीं की। मुंबई का टॉप ऑर्डर भी नहीं चल पाया तिवारी के अलावा, और फिर पोलार्ड और हार्दिक पे बहुत जिम्मेदारी आई। और जैसा हमेशा वो सीजन ब सीजन बताते हैं पोलार्ड और हार्दिक की वो कितने स्ट्रॉन्ग फिनिशर्स है। बड़ा प्रॉब्लम जो था मुंबई के लिए वो ये है कि फिनिश नहीं मिल रहा था उन्हें किसी मैच में भी। टॉप ऑर्डर में ठीक है रन नहीं बन रहे, लेकिन स्ट्रॉन्ग फिनिश भी नहीं बन रहा था, क्योंकि उनके खुद के टोटल्स अगर आप 130 135 बनाए तो उसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है, भले आपकी बॉलिंग अटैक कितनी भी अच्छी हो। और सामने अगर आपको चेस करना है 140 150 और आपके पास टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है, इतनी बड़ी लंबी लाइन आप 9 नंबर तक आपके बैट्समैन है, अगर फिनिशर्स अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बहरहाल अब ये स्थिति है कि मुंबई, हमने बहुत से सीजन में देखा है कि एक बार उनको मोमेंटम मिलता है तो उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे निखिल ने बताया कि अगर हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर को एक हौसला मिल जाए, कॉन्फिडेंस मिल जाए,
तो बहुत फर्क पड़ सकता है टीम के फॉर्च्यून। जी निखिल भाई। और अजय भाई, जिस तरीके से कल कप्तानी भी की रोहित ने, हमेशा की तरह बढ़िया कप्तान है, लेकिन कैलकुलेशन देखिए कितनी अच्छी तरीके से करते हैं। पोलार्ड ने एक ओवर में 2 विकेट निकाली, क्रिस गेल को आउट किया, केएल राहुल को आउट किया। तुरंत ही वो जानते हैं नया बल्लेबाज क्रीज पे आया, अपने प्रमुख गेंदबाज को फिर से लेके आया, जसप्रीत बुमराह को, और उन्होंने निकोलस पूरन को आउट किया। तो वो दबाव हमेशा बना के चलते चले गए, और वही कैलकुलेशन होती है कि आपको पता है बतौर खिलाड़ी भी कि जब वो जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए थे, वो 1 ओवर से ज्यादा नहीं डालते, क्योंकि उनको अंत में 2 ओवर डालने होते ही होते हैं 17 से 19 ओवर में। उस ओवर में अगर विकेट नहीं मिलती, निकोलस पूरन बाकी गेंदबाजों को थोड़ा सा टारगेट कर सकते थे। राहुल चहर के ओवर बचे हुए थे। इसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। एक बड़ा अच्छा आंकड़ा था, मैं आपके साथ और सब अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा। जो केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की जोड़ी के ऊपर इतना कुछ निर्भर हो रहा है, लगभग 750 रन बनाए और लगभग 50 की औसत से रन बना रहे हैं। बाकी के जितने बल्लेबाज हैं उनकी औसत सभी की मिलके 20 से कम की रह जाती है। आपके ओवरसीज के बल्लेबाज आपको कंट्रीब्यूट करके नहीं दे रहे। क्रिस गेल आउट हो गए, निकोलस पूरन आउट हो गए, माकरम ने कल 41 रन बनाए, लेकिन बाकी के बल्लेबाज आपको वो मुकाबला आपको आगे लेके नहीं जा रहे। हर बारी थोड़ी ना आपको टॉप ऑर्डर में बल्लेबाज रन बनाएंगे और अंत तक बल्लेबाजी करेंगे। जो अभी अयाज सर ने भी कहा, बहुत जरूरी है कि मध्यक्रम और निचले मध्यक्रम के बल्लेबाजों को मुकाबले फिनिश करने होते हैं। आपके 10-10, 15-15 रन प्रति ओवर तब बनते हैं एंड में, जब आप कुछ गेंदें खेल लेते हैं। आप अंत में रन बनाने को देखेंगे फिनिशर, वो आपको मुकाबले जिताता है, वो मोमेंटम आपकी टीम को देता है। वो आप नहीं कर पाते तो आप मुकाबले जीत नहीं पाएंगे। या सर, क्या निकल जाने दिया पंजाब ने मैच हाथ से? कुणाल पांड्या ने जिस तरह से अपने ओवर निकाले शुरू में पावर प्ले में, उनपे अटैक ही नहीं किया, ना तो मनदीप ने ना ही के राहुल ने, और शायद वो बड़ा डिसाइसिव हो गया क्योंकि वो प्रेशर ऐसा क्रिएट हुआ जहां से फिर आप क्रम्बल कर गए जब पोलार्ड गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल से पंजाब की बैटिंग पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, और ये पहली बार नहीं है। ये पूरे सेकंड फेज की जितने भी मैचेस के लिए हमने देखा है, भले वो मैच जीते हो, लेकिन अगर राहुल और मयंक अग्रवाल नहीं खेलते हैं तो फिर बहुत ज्यादा दबाव में आ जाती है टीम। और पिछले सीजन भी यही हुआ था कि राहुल और मयंक अग्रवाल चलते हैं तो फिर उनकी किस्मत चमकती है, और वो नहीं चलते हैं। इक्का दुक्का एक गेल ने खेले थे। गेल बहुत बड़े खिलाड़ी है, लेकिन उनके लिए भी अभी उम्र का भी तकाजा है, और आप उनके ऊपर डिपेंड इतना नहीं कर सकते जितना आप 3-4-5 साल पहले कर सकते। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है निकोलस पूरन का। कैरेबियन प्रीमियर लीग में हो या वेस्ट इंडीज के लिए जब वो T20 खेलते हैं, बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं। यहाँ पर आके किसी वजह से वो चल नहीं पा रहे, और क्योंकि हर मैच में उनके रन नहीं बन रहे, तो आने वाले मैच में फिर और ज्यादा दबाव में आ जाते हैं। तो पंजाब की टीम ऐसी है जो मुझे लगता है कि गेम प्लान आप पेपर पे जो भी कर लो, लेकिन फील्ड पे किस तरह से आपको एग्जीक्यूट करना है, वो कुछ वहां पर कुछ कमी नजर आ रही है। और अगर राहुल 70, 80, 90 नहीं बनाए तो टीम ऐसे पोजीशन में फंस जाती है कि ज्यादातर मैचेस उनके संभावना बढ़ जाती है हारने की, ना कि जीतने की। जी निखिल भाई, बड़े अच्छे सवाल भी कुछ आ रहे हैं। उनका वसंत नारायण है, उनका एक सवाल है कि कुछ इसी तरह की स्लो पिचेस पर ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी एक बड़ा एग्जांपल है, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी है तीनों मैचेस में। क्या कुछ इस तरह से अपने आप को टेक्निक में बदलाव आपको करना पड़ेगा? स्लॉगिंग की जगह आपको प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने पड़ेंगे। जब आपके पिच में बहुत ज्यादा गेंदबाजों को मदद मिल रही है, तो फिर बल्लेबाजों को क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा? आप हर गेंद पे बड़ा शॉट नहीं खेल सकते, इस बात को समझना पड़ेगा। जी, इस पे कोई दो राय नहीं, और बहुत इंटेलिजेंट सवाल है, और उनकी राय भी बहुत बढ़िया है। जब पिचेस उस गति की नहीं है जहां पे आप सिर्फ बॉल की लाइन को पिक करके आप बड़ी हिट्स लगा सकते हैं, तो बिल्कुल सही उदाहरण भी दिया उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को। अगर आप बल्लेबाजी करते देखिए, उनकी बल्लेबाजी में ठहराव है, वो स्प्लिट सेकंड का, वो गेंद को टाइम करने को देखते हैं। जब एक बैट्समैन डिफेंड भी कर रहा होता है, जब बॉल बैट के बिल्कुल बीचों बीच में लगती है, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। आप सिर्फ लाइन को पिक करके बड़ी हिट नहीं लगा सकते। और उसके बाद जब आपको पता है, तो पिचेस में थोड़ा सा टेनिस बॉल बाउंस है, तो आपको फिर परसेंटेज क्रिकेट खेलना होता है। जिस तरीके से जो फील्ड सजाई जाती है, आप फील्डर को ना टेक ऑन करके आप गैप्स में खेलिए। जब पिचेस अच्छी होती है, तो आपका लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी होता है, बड़ी हिट मारने चले जाते हैं। जिस तरीके से कल क्रिस गेल आउट, अगर थोड़ा सा और संभल के बल्लेबाजी करते उस स्टार्ट में अपनी इनिंग्स के, क्योंकि अभी आए थे, ज्यादा गेंदें खेली नहीं थे, उनको मालूम नहीं था कि किस गति से बॉल बैट पे आ रहा है, किस किस्म का उछाल है।
मैं कौन से बॉलर्स को किस एरिया में टारगेट कर सकता हूँ। यूनिवर्स बॉस है, उनके लिए कोई मैदान जो है बड़ा नहीं है, लेकिन इन पिचेस पे आपको कुछ समय बिताना होगा। आप लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को टेक ऑन कर रहे थे, ठीक जगह बैठ के गेंद लगी नहीं, थोड़ा सा ऊपर लगी, टाइम नहीं किया, आउट होके चले गए। तो बहुत जरूरी है बतौर बैट्समैन भी आपको कैलकुलेट करना कि मेरे गैप्स कहाँ हैं। 15-20 रन बन जाएंगे तो फिर बॉलर भी घबराता है आपको उस एरिया में डालने के लिए, फिर गेंदबाज आपके हिसाब से चलता है। तो आपको थोड़ी सी अपनी बैटिंग को लेकर थोड़ी सी प्लानिंग करके चलना है। पिचेस को लेकर बहुत ढेर सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं। पिच पर सवाल लेंगे। वर्ल्ड कप में अगर इस तरह की पिचेस रही तो क्या स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी टीमों को, इस पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। From uncensored and unfiltered chats with the who's who of the entertainment industry, I, Siddharth Kannan, bring you a very hardcore chat show called Candid Kannan. Tune in every Friday on the IVM podcast app or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद खेल नीति पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अयाज सर, दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट आए, दोनों ही सवाल जिम है हमारे व्यूवर उनका है। पहला तो यह है कि क्या स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी अब टीमों को, जिस तरह से पिच लगातार स्लो होती जा रही है, और उसी से कनेक्ट करते हुए अगला सवाल है कि बीसीसीआई को भी क्या सोचना पड़ेगा, जिस तरह की पिच की क्वालिटी है, वर्ल्ड कप होने वाले हैं, तुरंत बाद पिच आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इन्हीं पिचेस में वर्ल्ड कप खेलना है। कितना मुश्किल है बीसीसीआई के लिए यहाँ पर वर्ल्ड कप के मैचेस में, एक तो क्योंकि बीसीसीआई के बैनर तले होगा, तो कैसे मुश्किल होगा बीसीसीआई को ऑर्गेनाइज करना जहाँ पे रन ही ना बन रहा हो टी20 में भी। देखिए राजीव, ऐसा लग रहा है कि पिचेस जो है वो पिचेस भी थक गई है यूएई की। तो अभी और 14-15 दिन बाकी है आईपीएल खत्म होने में, उसके बाद जो है वर्ल्ड कप शुरू होगा। अब रिले तो आप कर नहीं सकते पिचेस को, आप जो भी है रोलिंग वोलिंग करके जितना सुधार सकते वो सुधारेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रेंड जो है लो स्कोरिंग टूर्नामेंट के तरफ जा रहा है, जहां तक वर्ल्ड कप का सवाल है। लेकिन ये अच्छी बात इंडियन नजरिए से, अगर आप देखें इंडियन टीम की नजरिए से, कि स्पिनर्स ज्यादा लिए। पहले आलोचना हुई थी कि इतने सारे स्पिनर्स भर दिए, कोई तेज गेंदबाज है नहीं। अब ऐसे लग रहा है कि शायद वो स्ट्रेटेजी पे ऑफ कर दे, क्योंकि स्पिनर्स बहुत ज्यादा है। और कुछ हद तक ये भी है कि स्पिनर्स जो है वो चल रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती है, जडेजा है, अश्विन ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की है, राहुल चहर अब शायद अपनी लय में आए तो वो भी एक ऑप्शन बन जाते हैं। तो एक तरह से आप देखें तो स्पिनर्स का होना अच्छा बन गया है। जहां तक एज बीसीसीआई, क्योंकि टूर्नामेंट बीसीसीआई का टूर्नामेंट है, आईसीसी टूर्नामेंट है, लेकिन बीसीसीआई को दिया हुआ था, ये यूएई में खेला जा रहा है। तो अगर लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं तो थोड़ा फैंस की जो दिलचस्पी है वो हट जाती है, क्योंकि टी20 का लुत्फ जो फैंस लेते हैं वो बिग हिट्स में लेते हैं, छक्के लगे, चौके लगे, 160, 170, 180 तो कम स्कोर अगर बनते हैं तो चेस में भी मजा आता है। इसमें अगर क्रिकेट के जो बहुत ज्यादा प्रेमी है, जो हार्डकोर फैंस है, वो ये भी पसंद करेंगे कि लो स्कोरिंग मैच में किस तरह से टसल होता है, क्योंकि हुनर और स्किल्स और मैच टेम्परामेंट ये सब आता है प्ले में। लेकिन जो आम फैन है वो सोचेगा कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, मैच में तो कोई मजा नहीं आ रहा है। एक जो बीसीसीआई ने किया है, शायद मैं बता दूं कि आईपीएल का मैच जो है फिलहाल लास्ट डे पे वो दोनों मैचेस 7:30 बजे रखे हैं। हालांकि वो डबल हेडर था, तो दोनों मैचेस 7:30 बजे इसलिए रखे हैं कि पहली मैच में शायद इतना टीआरपी नहीं मिल रहा है, और ब्रॉडकास्टर ने कहा कि अब दोनों मैचेस 7:30 बजे रखे। यानी ये बता रहा है कि टोटल जो किस तरह से फैंस को खुश रखना ये कोशिश में है बीसीसीआई। अब वर्ल्ड कप में जो है उनके हाथ बदले जाते हैं, क्योंकि एक बार आईसीसी ने ले लिया वो टूर्नामेंट, तो फिर आप उसमें दखल नहीं दे सकते। जो पिचेस है वो है। निखिल भाई, जिम का ही एक और सवाल है कि क्या क्वालिटी बैट्समैन की जो क्वालिटी स्पिन खेलने की वो डिक्लाइन हो रही है, और ये जब इस तरह की पिचेस मिलती हैं तब वो जो कमी है एक बल्लेबाज के तौर पे, वो कमी आपके सामने आने लगती है। क्या ये एक वैलिड रीजन है, और इसी वजह से आपका स्ट्राइक रेट या जो स्ट्राइक रोटेशन की हम बात करते हैं वो बल्लेबाज भूल गए बड़े हिट्स लगाने के चक्कर में? जी, जिम का बड़ा अच्छा सवाल है। और जितने भी ओवरसीज के बल्लेबाज हैं, और खास तौर से ऐसे बल्लेबाज जो स्पिन को कम खेलते हैं या इस गति की पिचेस पे कम बल्लेबाजी करते हैं, उनके लिए दिक्कतें रहती हैं। और बहुत से ऐसे टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं जिनको चौके छक्के लगाना राजीव भाई पसंद है। जिम, अगर आपके सवाल का मैं जवाब दूं तो उनके लिए भी थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन बतौर बैट्समैन, क्योंकि आप इतने अनुभवी हैं, आपको आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में खेलने का मौका दिया हुआ है, आपकी कला को सराहना करते हुए आपको जो पैसे मिले,
आपको बतौर प्रोफेशनल क्रिकेटर, एक प्रोफेशनल बैट्समैन आदत होनी चाहिए या पता होना चाहिए कि किस तरीके से मेरे को बल्लेबाजी करनी है, क्योंकि अभ्यास की पिचेस में भी आप उस तरीके से बल्लेबाजी करें जिस तरीके से आप मुकाबले में खेले जा रहे हैं। अगर अभ्यास की पिचेस में भी राजीव भाई अच्छी तरीके से बॉल बैट पे आ रहा है, आप वहां पे जाके चौके छक्के मारने को देख रहे हैं, और फिर आप जब मैचेस में बल्लेबाजी करने आते हैं आप कहते हैं अरे पिचेस की जो गति है वो बिल्कुल विपरीत है, तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। तो बहुत जरूरी है जिस किस्म की पिचेस पे आप बल्लेबाजी करने जा रहे हैं उसी हिसाब से अभ्यास में नेट्स में भी बल्लेबाजी करें। आप जब सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करने को देख रहे हैं, आप सिंगल्स और डबल्स गैप में खेलने को देख रहे हैं, तब आपको चौके भी मिलते हैं। बहुत सी बारी अच्छी पिचेस में आप कहते हैं 170 180 नजर आ रहा है, लेकिन इन पिचेस में अगर आप 140 150 बनाने को देखते हैं तो वो अंत में आपको एक ना एक या दो बड़े ओवर आपको मिलते हैं। आप 160 170 की तरफ जा सकते। 170 बनाने के लिए आपको लगभग हर ओवर में 2 हिट्स लगानी होती हैं, और जिस पिचेस पे बॉल बैट पे आ नहीं रहा है 2 हिट लगाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप कुछ समय बिता लें बतौर बैट्समैन, 10 या 12 गेंदें खेल लें और आप इस दिमाग से या इस माइंडसेट से बल्लेबाजी करें, मैंने हर ओवर में 1 हिट लगाने को देखना है। अगर मेरे को मेरे मतलब की गेंद मिलती है तो फिर भी मेरे को 8 या 9 रन मिलते हैं, एक डॉट बॉल भी लगा लीजिए 8 रन, तब भी आप 160 बनाने के लिए फिर वो रणनीति में बदलाव करनी पड़ती है। जब कोई भी टीम जाके चेस करती है कि पहले 6 ओवर में आपको बल्लेबाजी जब करने जाते हैं, गेंद कड़ा होता है तो आप देखते हैं सारी टीमें पहले 6 ओवर में रन बनाने को क्यों भागती हैं, क्योंकि जब बॉल नया होता है, हार्ड होता है, बैट पे अच्छा आता है तो रन बनाना आसान होता है। जैसे जैसे गेम चलता है, पुराना होता जाएगा, बॉल पुरानी होगी, धीमे और बैट पे आएगी, उस पे रन बनाना मुश्किल हो जाता है। तो ये कैलकुलेशंस के साथ आपको चलना है, सिर्फ प्योर ब्लाइंड हिटिंग इन पिचेस पे नहीं चलेगी, और आपको अपने गेंदबाज टारगेट करके भी चलना है। नहीं तो आप देखिए किस तरीके से कल एलिस ने भी कितनी गेंदें राजीव भाई जो है वो सिर्फ स्लोअर बॉल डाली है। आप फिर तेज गेंदबाज को भी उस हिसाब से खेलिए कि ये सिर्फ स्लोअर बॉल डालेगा, तेज जब डालने को देखेगा तो सिर्फ वो एक वेरिएशन होगी, क्योंकि वही हर गेंदबाज कर रहा है। और धोनी का वो स्टेटमेंट याद आता है यार सर, धोनी ने तब कहा था कि ब्रेवो को हर कोई जानता है कि वो स्लोअर डालेंगे ओवर में 1 या 2, तो मैंने उनको कह दिया कि तू 6 के 6 ओवर स्लोअर डाल। तो वो भी एक मैच को रीड करने का तरीका है। और वशिंधर नारायण ने इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल भी पूछा है कि धोनी एज अ मेंटोर क्या गायकवाड़ को जो सलाह दे रहे हैं वो बहुत काम आ रहा है, और इंडियन टीम को भी क्या महेंद्र सिंह धोनी की जो, क्योंकि वो मेंटोर है, वो जो सटल चेंजेस कराएंगे उसका फायदा मिलेगा आगे? उम्मीद तो यही है, इसी वजह से तो मेंटोर बनाया है, क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना तजुर्बा है, जीतने का एक्सपीरियंस है, हार भी देखी है, उतार चढ़ाव देखा है, और खास करके T20 फॉर्मेट में आपके पास समय नहीं रहता ज्यादा। जो कैप्टन ऑन फील्ड रहता है वो भी बहुत इन्वॉल्व हो जाता है, और शायद कुछ ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में नहीं आती हो, तो मेंटोर जो है या कोच जो है उनकी जो जॉब है, उनका जो काम करने का है, वो इसी वजह से है कि आप बाहर से देख के एक थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव व्यू लें और फिर आप इनपुट्स दे सके। जहां तक मेरे ख्याल से ऋतुराज गायकवाड़ का सवाल है, तो डेफिनेटली धोनी का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ना भूलें पिछले साल 2020 सीजन में ऋतुराज गायकवाड़ पहले कोविड से बीमार हो गए थे, फिर जब आए कुछ अच्छा स्टार्ट नहीं मिला उन्हें, तो धोनी ने उनको क्रिटिसाइज भी किया था। ये क्रिटिसाइज इसलिए मेरे ख्याल से किया था, इसमें ये है कि आप यंग प्लेयर को चैलेंज करते हैं कि आप अगर आए हैं, टीम में है हमारे साथ, तो आप अपने आप को प्रूव करें। और मुझे याद आता है जिस तरह से, राजीव आपको भी शायद याद होगा और निखिल को भी, कि जब कपिल देव नए नए आए थे और विकेट फेंक के जाते थे, तो सुनील गावस्कर ने एक बार स्टेटमेंट दे दिया कैप्टन से कि कपिल अभी 50 कभी नहीं बनाएगा, और नेक्स्ट मैच में कपिल ने जाके कुछ 70-80 बनाया, उसके बाद सेंचुरीज भी बनाए और मैच विनिंग ऑलराउंडर बन गए। तो कभी कभी आप इस तरह से थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालते हैं अपने टीममेट पर ही कि आप अपने आप को जाके प्रूव करें। ये नहीं है कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन एक चैलेंज फेंकते हैं कि एक प्लेयर जो है, बड़ा प्लेयर या पोटेंशियल बहुत है, उसके प्राइड को आप प्रोवोक करें, उसके जहां तक उसको इंस्पायर इस तरह से करें कि वो अपने आप का पोटेंशियल जो है उसको जाके बताए कि क्या उसमें टैलेंट। अब निखिल भाई, जो हम शारजाह की बात कर रहे हैं बार बार, इससे पहले हमने देखा 200 प्लस स्कोर कई बार बने, लेकिन इस बार अब हम पिछला मुकाबला ही देख लें, दिल्ली और केकेआर का जो हुआ, वहां पे 127 रन का टारगेट दे पाई दिल्ली। इससे पहले जब पंजाब ने डिफेंड किया तो 125 रन बने थे। अब ये जो पिचेस को लेके सवाल आ रहे हैं बहुत ढेर सारे, और अयाज सर जो बात कर रहे हैं मैं उसी को कंटिन्यू करूं आगे, कि जब रन ही नहीं बनेंगे तो फिर फैंस आएंगे क्यों? हम स्टेडियम में भी देख रहे हैं, टीवी की व्यूवरशिप भी घट रही है,
तो ये बड़ा जरूरी है कि पिचेस की क्वालिटी कम से कम ठीक हो। इधर स्ट्रगल कर रहा है जो भी टीम वहां पे खेल रही है। अब दिल्ली जैसी टीम जो अपना पहला मैच हार गई फेस टू का, बिकॉज ये कि बहुत स्लोनेस थी पिच पे और अडॉप्ट नहीं कर पाए जो बैट्समैन। तब ये क्या कहेंगे, पिच की स्लोनेस के साथ अडॉप्ट करना जरूरी है, शॉट सिलेक्शन बहुत जरूरी है। कैसे आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी टीमें 125 रन 127 रन बना रही हैं शारजा के पिचों पर? राजीव भाई, दो चीजें। एक तो जो हम लोगों को भी पता चला है कि शारजा की पिच पिछली बारी जो आईपीएल हुआ था और इस बारी जो सेकंड फेज में हो रहा है, वो शारजा की पिच जो है वो रिले की गई है, इसलिए वो मिट्टी अभी पूरी तरीके से मैच्योर हुई नहीं है और इसीलिए वो बॉल जो है धीमी गति से बैट पे आ रहा है। और दूसरी चीज, अगर आप पहला मुकाबला खेल रहे होते बतौर टीम तो मुझे समझ में आता है कि आप उस गति के यूज्ड टू नहीं है। आपको एक आधा मुकाबला देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वहां पे कैसे बल्लेबाजी करनी है, या आपने किसी और टीम को देखा नहीं है वहां बल्लेबाजी करते हुए, वहां के मैचेस को आप पढ़ नहीं पाए हैं। पंजाब वाला मैच भी देखा था, दिल्ली से पहले हुआ था। तो बतौर एक बल्लेबाज ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी प्रोफेशनलिज्म दिखाएं और आप अपने दिमाग को चलाएं कैलकुलेशंस के हिसाब से कि मैंने इन पिचेस पे कौन से एरिया में मैं रन बना सकता हूं। अब जो आपके सामने है आप उसी पे जाके खेलेंगे, और खिलाड़ी तो वही है ना, मूल तो आपको तभी मिलेगा जब आप इन परिस्थितियों में भी जाके अपनी टीमों को जिताएं। अगर सिर्फ सीमेंट की पिचेस पे खेलेंगे जहां पे बॉलर बेचारा कुछ नहीं कर पाता, या एक लाइन को पिक कीजिए और बड़ी बड़ी हिट्स लगा दीजिए, तो वो तो सबसे आसान काम है। कंप्लेन करना सबसे आसान काम है। अब आईपीएल जो 15 अक्टूबर तक खेला जाएगा, उसमें जितने मैचेस वहां शारजा में खेले जा रहे हैं, बतौर बैट्समैन और बतौर गेंदबाज, चाहे मदद भी मिल रही है गेंदबाज को, पता होना चाहिए कि मैंने कहां डालना है, कौन से बैट्समैन के खिलाफ मैं खेल रहा हूं, उसकी क्या ताकत, उसकी क्या कमजोरी। तो बतौर बैट्समैन मेरा भी काम है कि मैं प्लान करके चलूं। कंप्लेन करना तो सबसे आसान काम है जी। आया सर, कल हमने खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर वेंकटेश अय्यर की गेंदबाजी की चर्चा की थी और इस बात को लेकर चर्चा की थी कि मॉर्गन शायद भूल गए कि वो गेंदबाजी भी करते हैं। सैयद मुश्ताक अली में कई अच्छे स्पेल डाले थे। और वसिंत नारायण जी का सवाल भी है कि हमने कल जब बात की थी और ऐसा लग रहा है मॉर्गन ने हमारी खेल नीति की बात सुनी है, उनको गेंदबाजी दी और इस मैच के मेरे लिए सरप्राइज पैकेज के तौर पे थे। 4 ओवर में 23-24 रन देके 2 विकेट लिए उन्होंने, बड़ा क्रूशियल स्पेल डाला है उन्होंने कल। क्या सेलेक्टर्स देख रहे होंगे वेंकटेश अय्यर को? एज अ बैट्समैन तो इंप्रेस कर चुके हैं, एज अ गेंदबाज की कैसे आप देखते हैं आया सर? मेरे ख्याल से फाइंड ऑफ द सीजन है इस आईपीएल के वेंकटेश अय्यर, सेकंड फेज में जो आए हैं जिस तरह से। और मेरे ख्याल से तारीफ करनी होगी मॉर्गन की और ब्रेंडन मैकलम की भी, कि उन्हें ओपनर बनाया, टॉप ऑर्डर को जो है वहां पर थोड़ा सा तब्दीली लाई, क्योंकि पहले नीतीश राणा ओपन करते थे शुभमन गिल के साथ, कभी राहुल त्रिपाठी, कभी सुनील नारायण। तो उनको यहाँ पर मौका दिया है कि आप जाए और फ्रीडम भी दिया है कि आप जाके खुल के खेलें। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं शायद अभिषेक नैयर या किसी ने उनको बताया कि भाई ये गेंदबाजी भी करते हैं, तो उनको बॉलिंग भी मिली है और इम्प्रेस किया है उन्होंने एज एन ऑलराउंडर। तो अगर वो दोनों ही पहलू में इम्प्रेस करते पूरे सीजन में, अगर ये एंड तक अंत तक अगर प्ले ऑफ तक जाती है केकेआर और उनका परफॉर्मेंस ऐसा ही रहा, तो अपने आप को देखें T20 में खास करके डबल द प्लेयर जो टेस्ट में होते हैं आपके पास हो गए 20-25 प्लेयर जो आपके रिडार पे सिलेक्टर्स के, लेकिन जहां पर T20 का सवाल आता है वो 20-25 से 35-40 हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन विकल्प और बढ़ते हैं, रिप्लेसमेंट लाइक फॉर लाइक आपका बढ़ जाता है। तो वेंकटेश अय्यर डेफिनेटली अपने आप को इस सीजन में अनाउंस कर दी है कि मैं भी हूं। अब ये है कि उनको फॉर्म सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि ना भूले जो नया प्लेयर आता है अच्छा परफॉर्म करता है उसको सब लोग जो है दूरबीन लगा के देखते हैं, कोचेस, सामने वाली टीम के प्लेयर्स वगैरह, कि इनको किस तरह से रोका जाए। अगर वो ऑब्स्टिकल आप पार कर लेते हैं तो फिर आपका नंबर लग सकता है। निखिल भाई, क्या शुभमन गिल के अप्रोच को भी दूरबीन लगा के देखा जा रहा होगा? बहुत अच्छे इंटेंट के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं। वसंत नारायण का सवाल है इसी को लेके कि टेस्ट क्रिकेट खेलने से क्या उनको फायदा हुआ है, और जो T20 में इंटेंट दिखा रहे हैं क्या उससे आने वाले समय में ओडीआईज और T20 के लिए भी वो अपनी जगह की दावेदारी ठोक सकते हैं? जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने कुछ समय बीच में इंटेंट की जो बात की है, समय बिताया है युवराज सिंह के साथ बल्लेबाजी में, कि किस तरीके से अप्रोच है, कौन से गेंदबाज को आप कहां टारगेट करने को देख रहे हैं, पावर प्ले में जब आप बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपके कौन से एरियाज हैं। आप शुभमन गिल को देखिए, जब स्टेप आउट भी करते हैं तो उनकी बल्लेबाजी में स्टेप आउट करके एक ठहराव है, वो जानते हैं, वो पढ़ रहे हैं गेंदबाज से एक कदम आगे रहने की कोशिश है कि बॉलर कहीं ना कहीं अपनी लेंथ में कटौती करता है और फिर वो उनके लिए पुल खेलना
आसान हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जब आप एक सीनियर प्लेयर के साथ जब सीखते हैं तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत का भविष्य है। जो एक कहा होती है ना राजीव भाई कि प्रतिभा जो है आप में जरूर, लेकिन उसमें अब आपको न्याय देना है। अब आप जो टीम के एक सीनियर मेंबर है, अब आपको भी आके मुकाबले जिताने हैं। वेंकटेश अय्यर की हमने बात की, जिस तरीके से वो पारी की शुरुआत करके अपनी इनिंग्स को ऐसी छाप छोड़ के चले गए कि आज हर बच्चे के जहन में उनका नाम छप गया है। उस किस्म का आपको काम करना है, क्योंकि आप अब एक सीनियर प्लेयर हो गए उस टीम में, आपको गेम को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो चलिए खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे आज होने वाले रॉयल भिड़ंत के बारे में, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत राजस्थान रॉयल्स से है। इस पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल खेल नीति पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On the Edges and Sledges Cricket Podcast, Aswin, DJ and Varun talk about Virat Kohli's shocking announcement about giving up the Indian T20 and RCB captaincy. And they review the opening match of the IPL between the Mumbai Indians and Chennai Super Kings. On Advertising is Dead, Varun is joined by musicians Hanita Bhambri and Kevin Fernando, along with Arjun Koladi from Spotify to talk about the shifts in the music space. The latest Cadbury ad remix sparks an interesting thought in Siddharth's mind. Is this a hack by advertisers to cut the clutter, or are they running out of content? Join the Simplified gang, Chuck, Naren, Shriketh and Tony as they discuss why all platforms are trying to be like each other. And on Tere Mere Raste, Keshu takes us to a city known as the Rare Desert Oasis, Bikaner. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. It really does help us. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week, Cred, Bank of Baroda, Quota, CoinSwitch, Kuber, and Intel vPro. Thank you so much for making this possible. खेल नीति पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आया सर, रॉयल भिड़ंत है आज। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तीसरे नंबर पर, राजस्थान रॉयल्स 7वें नंबर पर। पॉइंट्स टैली के लिहाज से तो रॉयल भिड़ंत नहीं है, लेकिन नाम के लिहाज से तो कह ही सकते हैं। बेशक, देखिए मेरे ख्याल से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए बहुत बड़ी मैच है ये, क्योंकि अगर ये मैच जीतते तो लगभग तय हो जाएगा कि वो प्लेऑफ्स में है। बाकी जो भी हो, मुंबई इंडियंस, केकेआर वगैरह की वजह, क्योंकि 1-2 पॉइंट बहुत कीमती होते हैं इस वक्त। राजस्थान रॉयल्स के साथ दिक्कत ये रही है कि बिल्कुल जैसा वो एक यो होता है ना, ऊपर नीचे चलता है, उस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है। एक मैच जीते, 2 मैच हारते हैं, फिर एक मैच और जीत जाते हैं। कोई कंसिस्टेंसी नहीं नजर आ रही। अब ये है, बहुत दिक्कत में है, क्योंकि बेन स्टोक्स नहीं है, आर्चर नहीं है, बटलर नहीं है। 3 बड़े खिलाड़ी अगर जाएं तो टीम पे आप ज्यादा दोष नहीं दे सकते। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें कि रीग्रुप किया है, एक मुझे लगता है कि एक हल्कापन नजर आ रहा है अप्रोच में, कि देखेंगे जाके मारते हैं, लगे तो, जैसे आप गली क्रिकेट में कहते हैं कि लगे तो लगे बाउंड, नहीं तो विकेट डाउन। ये उनका अप्रोच रहा है। तो सैमसन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो है कोई खास रन नहीं बन रहे हैं। और बॉलिंग में भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। ओवरऑल राजस्थान का प्रॉब्लम यही है कि एनर्जी बहुत है, टैलेंट बहुत है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं। लिविंगस्टोन के लिए हरजैन का सवाल है कि लिविंगस्टोन जिन्होंने सबसे तेज शतक लगाया इंग्लैंड के लिए, आईपीएल में फ्लॉप क्यों है? निखिल भाई, आपके लिए सवाल है जी। शुक्रिया सवाल के लिए। सीधी सी बात है, पिचेस की जो गति है इंग्लैंड और यूएई में जो खेली जा रही, जमीन आसमान का फर्क है। उनको रास नहीं आ रही, जिस गति से बॉल बैट पे आ रहा है उसमें फंसे जा रहे हैं। और सभी गेंदबाजों को पता है कि आप जितने भी ओवरसीज बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, आप जब शाम को मुकाबला देखेंगे भी तो आप गिनती करके देख सकते हैं कि कितनी तेज गति की गेंद डाली है ओवरसीज बल्लेबाज को और कितनी धीमी गति की गेंद डाली है ओवरसीज बल्लेबाज को। आप देख लेंगे कि साफ पता चलता है रणनीति में कि उनको गति नहीं देनी। और जितने भारतीय मूल के बल्लेबाज हैं उनको आप तेज डालने को देखेंगे, बाउंसर डालने को देखेंगे, ताकि उनकी दिक्कतें, उनके कंफर्ट जोन से बाहर उनको बल्लेबाजी करने में मजबूर किया जाए और उनको रन बनाने के लिए निखिल भाई अयाज सर को निकलना है, लेकिन वो दुबई नहीं अलीबाग उनको जाना है। तो एक फटाफट उनसे सवाल ले लेते हैं। बाएं हाथ के मैक्सवेल को कैसे रोकेंगे अयाज सर? राजस्थान के लिए बड़ी चुनौती आपको लग रहा है इस समय? और एबी डिविलियर्स के लिए तो उनका बेटा भी झल्ला रहा था विजुअल में। देखिए मेरे ख्याल से दोनों ही प्लेयर्स बहुत बड़े प्लेयर्स हैं आरसीबी के लिए, उनके कैलकुलेशन में, क्योंकि विराट कोहली रन बना रहे हैं, लेकिन अगर एबी डिविलियर्स और मैक्सवेल नहीं अच्छा खेलते हैं तो आरसीबी नीचे खींची जाती है। मैक्सवेल ने बहुत अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया। ऐसे लग रहा था कि वही मैक्सवेल है जो पहले सीजन में आके तहलका काफी मचाया था आईपीएल में, लेकिन अरसों तक हमने देखा है कि मैक्सवेल जो है डिलीवर नहीं करते। एबी डिविलियर्स जो है इन कॉन्ट्रास्ट हमेशा डिलीवर करते हैं। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरत है आरसीबी को फिलहाल कि एबी डिविलियर्स फॉर्म दिखाए, क्योंकि अगर वो चल पड़ते हैं
तो आरसीबी को ना सिर्फ टॉप ऑर्डर में इनिंग संभालने वाला कोई प्लेयर मिलता है, लेकिन फिनिशर भी मिल जाता है। जो 140, 150, 160 का स्कोर ऐसा लग रहा है कि तकलीफ से पहुंच रही है आरसीबी, वो 170, 180 काफी इजीली बन सकता है। तो दोनों ही प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे कैलकुलेशन है अगर एबी डिविलियर्स चल पड़ते हैं तो उनके प्लेऑफ्स में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि टॉप 2 में भी फिनिश हो सकता है अगर वो लगातार मैच जीतते रहे। तो चलिए अयाज सर को हम यहाँ पर इजाजत दे देते हैं कि वो जाएं फटाफट बोर्ड पकड़ें, लेकिन निखिल भाई आपकी बोर्ड को मैं 2-3 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा, क्योंकि आरसीबी की खास तौर से बात करें, इस समय 3rd नंबर पर है वो 12 अंकों के साथ। कैसे आप देखते हैं यहाँ पर आरसीबी के चांसेस को इस टूर्नामेंट में, क्योंकि बहुत पावर पैक्ड बैटिंग लाइनअप नजर आ रहा है, बट कुछ आपको लग रहा है गेंदबाजी में अभी भी काम करने की जरूरत है, और खासतौर से यजुवेंद्र चहल का कोई पार्टनर नहीं नजर आ रहा है यहाँ की स्लो पिचेस को देखते हुए। जी, वो एक उनकी परेशानी का सबब है, उसमें कोई दो राय नहीं है राजीव भाई, कि बल्लेबाजी तो आपके पास विराट रन बना रहे हैं, देवदत्त पडिक्कल है, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल आके पिछला मुकाबला उन्होंने अर्शतक जिस रफ्तार से बनाया था, एक तरफा लगभग मुकाबला कर दिया था। फिर हर्षल पटेल, वो जो उन्होंने हैट्रिक निकाली थी, पर्पल कैप होल्डर है, सबसे ज्यादा विकेट्स उनके हैं, लेकिन आपको स्पिन की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी ग्लेन मैक्सवेल वो काम कर रहे हैं जो युजवेंद्र चहल के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, और वहीं पे राजस्थान रॉयल्स के लिए भी सिमिलर दिक्कत है, उनके पास भी एक ही स्पिनर है राहुल टेवटिया, बाकी उनके पास सारे लेफ्ट आर्म पेसर्स है। मुस्तफिजुर की आप गेंदें आज गिनती के साथ गिन सकते हैं, उनकी 20% गेंदें होंगी जो वो तेज डालेंगे, 80% गेंदें होंगी जो वो स्लोअर बॉल डालेंगे, और खासतौर से ग्लेन कटर्स डालते हैं, और वो बहुत इफेक्टिव कटर्स, आप कह सकते हैं कि तेज लेफ्ट आर्म स्पिन के हिसाब से। बट अब आपके पास टीम में जो भी खिलाड़ी मौजूद हैं, अब आपके पास अगर क्वालिटी स्पिनर नहीं है तो आपको अपने गेंदबाजों से कुछ अलग कराने की कोशिश करानी होगी। वही कहते हैं टीम मीटिंग में जब बैठते हैं, सामने जब एक बल्लेबाज आएगा, आप अगर गेंदबाजी कर रहे हैं तो एक बल्लेबाज की ये ताकत है, आप उसके हिसाब से यहाँ पे गेंदबाजी कीजिए और उसको कहाँ पे शॉट खेलने से मजबूर कीजिए। अगर फील्डर के सर के ऊपर से छक्का कोई मारता है तो वो अच्छा शॉट है, लेकिन उसमें बॉलर का भी राजीव भाई 50% चांस होता है कि इन पिचेस में जो नजर आ रहा है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। अगर आप शॉट को टाइम नहीं करते तो आपको विकेट मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये पिचेस चाहे मुश्किल है बल्लेबाजी करने के लिए, बट आपको रणनीति के तहत और योजना को अमल करने की पूरी कोशिश करनी बहुत जरूरी है अगर मुकाबले जीत रहे हैं आप। चलते चलते निखिल भाई, श्रेयस गोपाल का नाम शायद राजस्थान रॉयल्स भूल चुका है, जिन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की, अच्छे स्पिनर हैं, बट उनको टीम में जगह नहीं दे रहे। ये कभी कभी टीम मैनेजमेंट लग रहा है भूल सा जाता है और उसकी खामियाजा मैदान पे टीम चुकाती है। संगकारा को शायद एहसास दिलाना पड़ेगा कि क्वालिटी बॉलर जो इंडिया कंटेंडर थे एक टाइम में, आप उनको खिला ही नहीं रहे मैच। बड़ा हैरान हूं मैं, और खास तौर से ऐसी पिचेस में अगर आपके पास दो राइट आर्म लेग स्पिनर्स हैं तो आपका काम जो है और आसान हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि अगर राहुल टेवटिया गेंदबाजी कर रहे हैं, उधर से श्रेयस गोपाल भी गेंदबाजी करते हैं, तो आपके लिए और आसान हो जाता है। और राजस्थान रॉयल्स के खेमे में तो डगआउट में आपके पास सहराज बहुतुले हैं जो लेग स्पिनर्स की मदद कर रहे हैं और वो और उसमें योगदान दे सकते हैं। तो बड़ा हैरान हूं, क्या पता बहुत सी टीमें, मैं बता रहा हूँ, खेल नीति की सारी रणनीति सुनती है, कहीं आपको खेलते हुए आज नजर आ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी खेल नीति के साथ रोज जुड़े सुबह 9:30 पर खेल नीति के YouTube चैनल पर, और फटाफट आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से, अपने परिवारों से भी सब्सक्राइब कराएं। क्रिकेट की अंदर और बाहर की बात दोनों आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगी, पूरा एनालिसिस यहाँ पे होगा। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप हमारे जुड़ सकते हैं, IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं, @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy? If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes.
Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market, and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working? For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Duggirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders, and change makers from across business, media, marketing, and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcasts from.